पहले दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि गीतांजलि पापा को बहुत डांटती है कि आपको मायरा की इस हरकत में शामिल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। आपको एक बार पूछ लेना चाहिए था ये सब करने से पहले, क्योंकि अब मायरा तो बच्ची है। पर तभी पापा बोलते हैं कि नहीं, मायरा के ये सपना है और मेरा भी। तभी गीतांजलि बोलती है कि मायरा के तो बहुत सारे सपने हैं, जैसे चॉकलेट से बना हुआ घर, जूते जो उड़ने वाले हो और यूनिकॉर्न्स। पर हर एक इच्छा पूरी नहीं हो सकती, बच्चों के हर एक सपने पूरे नहीं हो सकते। तब दादू उसे समझाते हैं कि जो इच्छा मायरा की है वही इच्छा तेरी भी है, और अभी मुझे तो ना बोलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं जानता हूँ तू अरमान से बहुत प्यार करती है। तभी गीतांजलि बोलती है कि हाँ, पर मेरे प्यार करने से कुछ नहीं होता, उसने भी प्यार करना चाहिए, क्योंकि रिश्ता जो है वो दोनों तरफ से होता है। तभी अरमान पीछे से आता है। गीतांजलि से कहता है कि बाबा और मायरा से गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और देखो कोई तो तुम्हें सॉरी बोलने आया है उसकी हरकतों की वजह से, तो वो तुमसे सॉरी बोलना चाहता है। वही गीतांजलि को ऐसा डर लगता है कि तभी मायरा बोलती है कि पापा अब मुझे तो कुछ बोलने दो, सब तुम ही बोल दोगे तो मैं क्या बोलूँगी। वहीं पर मायरा जो है वो गीतू से सॉरी बोलने की कोशिश करती है, ये बोलकर कि सॉरी गीतू, मुझे पहले ही तुमसे पूछ लेना चाहिए था, तुम बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो चुकी हो ना मेरे वजह से, पर मेरे से कोई भी गलती नहीं थी, मैं बस चाहती थी कि तुम दोनों का एंगेजमेंट हो जाए, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। तभी गीतू उसको गले लगा के बोलते हैं कि माँ, मैं तुझसे कभी भी गुस्सा नहीं हो सकती हूँ, तुम तो मेरी बहुत प्यारी बच्ची हो ना। तभी दादू बोलते हैं कि देख मायरा, तेरे वजह से ना मैं भी बच गया, मुझे भी माफ़ कर दिया। और वो खाने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि मायरू को बहुत ज़्यादा भूख लगी रहती है। और गीतू बोलती है कि देखो ठीक है, जो भी हुआ फंक्शन तो नहीं हो पाया, पर हम खाना तो खा ही सकते हैं। वही वो जाने के बाद अरमान जो है वो दादू से बात करता है कि मुझे आपसे क्या बात करनी चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं समझ रहा है, पर ये जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वही दादू साहब उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो अरमान, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, पर मुझे एटलीस्ट एक ऐसा एग्रीमेंट या एक ऐसा भरोसा तो दो कि जिसकी वजह से मुझे गीतू की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और क्या, मुझे बताओ, क्या तुम इस शादी से खुश हो, क्योंकि मायरा का भी यही सवाल है। पर मैं चाहता हूँ कि प्यार तो जो है वो शादी की बात भी हो सकता है, पर क्या तुम गीतू और तुम जो हो वो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कंपेटेबल हो, क्या तुम दोनों शादी नहीं कर सकते और मेरी ये चिंता को दूर नहीं कर सकते। क्योंकि अभी बता दो अरमान, क्योंकि मुझे भी पता है कि ये बात गीतू से मैं करूँगा तो गीतू भी यही मुझे बोलेगी, पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब इस सवाल का जवाब दे देना चाहिए। आखिर कितने दिन तुम ऐसे ही रहोगे, क्योंकि गीतू भी अभी कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो तभी अरमान कहता है कि इस सवाल का जवाब मैं आपको नहीं दे सकता। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रिश फ़ोन पर बात करता है और काजल उससे बात करने की बहुत कोशिश करती है, पर उसका भी बेटा इतना ज़्यादा बिजी रहता है कि वो फ़ोन्स पे फ़ोन्स उठाया जाता है और बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है। वही काजल जो है वो बोलती है कि तुम्हारी जो मंगेतर है उसने 3 जो वेडिंग डिज़ाइनर्स है, जो वेडिंग प्लानर्स है, उनको रिजेक्ट कर दिया है। तभी क्रिश है वो बोलता है कि उसने कितने भी वेडिंग डिज़ाइनर्स या वेडिंग प्लानर्स जितने भी उसने रिजेक्ट किया, उसको रिजेक्ट करने का हक है, पर जो कुछ भी होगा वो उसी के हिसाब से होगा। वहीं पर काजल बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होएगा, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा नखरे कर रही है और हर एक चीज़ उसके नहीं हो सकती, उसे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तभी क्रिश बोलता है कि क्या आपने इस शादी को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ किया था, मेरी तो लव है, ओ सॉरी, आपकी तो एग्रीमेंट वाली थी ना, क्या आप पापा से प्यार करती थी, नहीं ना, आपको भी दादी साहब ने आपका रिश्ता बस उसी बेसिस पे जोड़ा था ना। तभी उसके पापा आ जाते हैं और बोलते हैं कि अपनी माँ से तमीज़ से बात कर। तो क्रिश उसने भी बोलता है कि मुझे तमीज़ मत सिखाओ और आप जाकर बस अपने बीपी की गोलियाँ लो। वहीं पर क्रिश का फ़ोन आता है और वो उसके बाबू का फ़ोन रहता है, तो वो उसे कॉल करके बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए फ्री हूँ, अगर तुम्हें जितने डिज़ाइनर्स बदलना है तुम बदल सकती हो, और तुम्हें कुछ भी अगर अपडेट करना है या किसी ड्रेस में चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे तुम बेझिझक भेज सकती हो। ये दूसरी तरफ अब विद्या वहाँ से आने के बाद अपने घर में बहुत ज़्यादा ठीक हो जाती है, जिसे देखकर मासा ताने मारती है कि वहाँ पर तो ऐसा लग रहा था विद्या अभी जाती है कि कभी जाती है, पर यहाँ पर तो बहुत चुस्कियों के साथ अपनी कोल्ड कॉफ़ी इंजॉय कर रही है। अभी तो कुछ लग ही नहीं रहा है विद्या को। तभी अबीरा बोलती है कि हाँ ना, ये तो बस बहाना था, जो माँ है ना उनको यहाँ पे वापस आना था करके उन्होंने ये सब बहाना किया। वहीं पर हम देखते हैं कि दादी सा और विद्या दोनों लड़ जाती है, और वही अबीरा हाथ जोड़ कर बोलती है कि प्लीज़ मेरा एक क्लाइंट आने वाला है और मैं उनके सामने ना आपसे प्लीज़ अडल्ट होने का थोड़ा सा विनती करती हूँ। पर वही हम देखते हैं कि देखते ही देखते विद्या और मासा दोनों फिर से लड़ाई करने लग जाते हैं। वही क्लाइंट आ जाता है तो अबीरा इन दोनों को लड़ते हुए छोड़कर उठ जाती है, और क्लाइंट भी मासा और विद्या को देख रहे रहते ऐसे लड़ते हुए। तो तभी अबीरा बोलती है कि पता नहीं है रेस्टोरेंट में कैसे कैसे लोग आते हैं, मतलब ये दोनों देखो ना, जब से आए तब से शोर ही करे जा रहे हैं, मैं तो इन्हें जानती भी नहीं, पता नहीं है कौन लेडीज़ है। तभी विद्या साइड आए करके बोलती है कि देखो आप समझे। तभी दोनों बाजू वाली सीट लेकर बैठ जाते हैं, और तभी अबीरा उनसे जब नाम पूछती है कि तुम्हारा क्या नाम है, तो वो बोलता है अरमान, और अरमान का नाम सुनकर सारे ही जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पर वो सब शॉक हो जाते हैं। वहीं पर अबीरा बैठ जाती है, वो रिकॉर्डर ऑन करती है और वो पूछने लग जाती है
कि आपका क्या केस है। मतलब अरमान बताता है कि उसका एक डिवोर्स का केस है, और जो अबीरा है वो डिवोर्स के केस के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करती है कि क्या आपका हमेशा अपनी बीवी से नहीं बनता था। तो तभी अरमान जो है, उनके जो क्लाइंट अरमान है, वो बताते हैं कि नहीं, हमारा शुरुआती रिश्ता बहुत अच्छा था, ऐसा रिश्ता था कि बहुत ही अच्छा था। फिर बीच में हमारे जो है अभी भी बहुत ज़्यादा झगड़े चालू हो गए हैं। वहीं पर अबीरा को फ्लैशबैक्स याद आता है कि जब अरमान और उसके बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे। वहीं पर झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि उनका भी एक वक्त पर डिवोर्स होने पे आ गया था। पर उनके कुछ हैप्पी मोमेंट्स भी हमें दिखाए जाते हैं, जैसे जैसे क्लाइंट अरमान अपनी कहानी सुनाया जाता है। वहीं पर जो अरमान है वो अबीरा को पूछता है बार बार कि क्या आप ठीक हो, क्योंकि अभी अबीरा जो है वो बहुत रोने लग जाती है, और वो ये भी बोलता है कि क्या आप सुन रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ। तो तभी अबीरा बोलती है कि हाँ, और वो अचानक से उठ जाती है और कहती है कि हाँ मैं सुन रही हूँ। पर तभी दादी सा उसके पास जाने की कोशिश करती है, पर विद्या उसे रोक लेती है नहीं बोलकर। वहीं पर हम देखते हैं कि अरमान बोलता है कि हमारी पहले बहुत अच्छी लाइफ थी, इतनी अच्छी कि सब लोग मुझसे बहुत ज़्यादा जेलस होते थे। वहीं पर हम देखते हैं कि अबीरा जो है अभी वो अरमान को कहती है कि आई एम सॉरी, पर मैं आपका केस नहीं ले पाऊँगी और इसका भी जवाब नहीं दे पाऊँगी। तभी क्लाइंट बहुत गुस्सा होकर चले जाता है कि तुमने मेरा टाइम जो है वो वेस्ट कर दिया करके। वही दादी सा जल्दी से आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि कुछ नहीं हुआ। पर अबीरा बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और वो बिल्कुल बात नहीं मानती। वो दादी सा से सॉरी सॉरी बोलते जाती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर मेरा क्लाइंट चला गया। वहीं पर दादी सा उसे समझाती है कि नहीं, तुम केस कितना भी बड़ा ले लो चलेगा, पर अगर उसके पहले ना तुम्हें खुद पे कंट्रोल होना चाहिए। वही अबीरा बोलती है आई एम सॉरी, इसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और उसके बाद दोनों भी रोने लग जाते हैं। वही दूसरी तरफ अरमान जो है, जितने भी मायरा ने सेलिब्रेशन की तैयारियां की थी वो सारा के सारा वो रख देता है। वही अपने सराउंडिंग की तरफ देखता है और उसे पुराना घर जहाँ पर अबीरा और बस अरमान रहते थे वो घर याद आता है। तब अरमान बोलता है कि अबीरा, वो घर ना मुझे ये घर से ज़्यादा और अपने घर से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा अपना लगता था, क्योंकि वो घर में कोई भी नहीं रहता था, ना पोद्दार फैमिली रहती थी, ना पोद्दार फैमिली की ईगो रहती थी, ना उनका रेपुटेशन, ना कुछ, बस हम ही रहते थे, बस तुम और मैं। इसलिए वो दुनिया मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। पर देखो ना, अभी तो वो दुनिया भी नहीं रही, और वैसे भी अभी तुम बहुत बड़ी वकील भी बन गई होगी और अभी तो बहुत बड़े घर में भी रहती हो। अभी तो तुम्हें मुझे मेरी तो याद आती ही नहीं होगी, पर क्या अभी भी तुम्हें वही सब पसंद होगा? देखो ना, यहाँ पे सनफ्लावर्स भी रखे, तुम्हें सनफ्लावर्स कितने ज़्यादा पसंद होते थे, पर अभी तो मुझे डाउट है कि क्या तुम्हारी पसंदें वैसी ही होगी या अभी तुम्हारी पसंद भी बदल चुकी होगी। क्या सब कुछ वैसा ही होगा कि क्या तुम पूरी बदल चुकी होगी? तभी मायरा की ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है, तो अरमान जल्दी से भाग कर जाता है और तो पता चलता है कि मायरा के पैर को लग चुका रहता है एक टेबल से। तभी मायरा बहुत टेबल को कोसती है और वो बोलती है कि कुछ नहीं हुआ है, पर उसके पापा बोलते हैं कि चलो मैं तुझे हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, और वो खुद को कोसने लग जाते हैं कि मैं कितना बैड फादर हूँ ना। पर तभी मायरा बोलती है कि नहीं नहीं, आप तो मेरे बिल्ला हो ना, आप मेरे बिल्ली हो, और मेरी बिल्ली तो बेस्टेस्ट फादर है, और आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। वही अरमान बोलते हैं कि हाँ मेरी बिल्ली भी तो बेस्ट है, और जल्दी से एक हग मांग लेता है, और दोनों भी हग कहते फादर डॉटर मोमेंट्स हमें दिखाई देते हैं। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अबीरा खाने से मना कर देती है। विद्या माधव को फ़ोन करती है और तभी माधव जी बोलते हैं कि देख बेटा, खाना खा ले, वैसे भी ना मेरे यहाँ पे बहुत पंजाब के बहुत फेमस पराठे बने हैं, और अगर तू नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा, और क्या तू अपने पापा को ऐसे भूखे देखने चाहती है? तभी अबीरा कहती है कि पापा आप तो मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो। तब माधव जी बोलते हैं कि मैं मासा से ही तो सीखा हूँ, अब मासा का बेटा हूँ, थोड़ी क्वालिटीज़ उनकी तो आएगी, और ध्यान रख दादी सा कहीं मासा है तो नहीं हो ना वहाँ पे। वहीं पर दादी से सुन लेती है और कहती है कि हाँ मैं यहीं पर हूँ और मैंने सब सुन लिया है। वही विद्या बोलती है कि देखो देखो कैसे चहक रहे हैं कि। तभी माधव जी बोलते हैं कि कोई नहीं, अभी खाना खा लो, देखो गरम गरम पराठे मेरे पास भी आए हैं। वहीं पर विद्या अबीरा को अपने हाथों से खाना खिला लेती है, और खाना खिलाते खिलाते अब जो विद्या है वो चोरी की बात बताने वाली रहती है, पर कैसे भी अबीरा उस बात को काट लेती है ये कहकर कि कुछ परेशानी आई थी पर अभी वो परेशानी जा चुकी है, और मैं अभी पापा चाहती हूँ कि आप अपनी सेविंग्स भी करो, आप इधर ही सारे पैसे मत भेजो। तभी माधव जी बोलते हैं कि मैं तो बस बेटा इन दोनों की दवाइयों के ही पैसे दे रहा हूँ, कुछ ज़्यादा मुझे भी करने की इच्छा है। वहीं पर विद्या कैसे ना कैसे करके बात को टाल लेती है, और अबीरा बोलती है कि आपको ना पापा जाना ही नहीं चाहिए था पंजाब। तब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे पूकी की वजह से विद्या ने इतना बड़ा फैसला लिया था, और विद्या ने माधव जी को कहा था कि अगर मैं सबकी बात मान ली रहती और
पूकी को मैं मार्केट नहीं लेके गई रहती तो हमारा परिवार आज बिखरा नहीं होता। सब कुछ मेरी वजह से होता है, हमेशा मैं ही गलत करती हूँ और सबको सज़ा भुगतनी पड़ती है। देखो ना, आज तो मेरा परिवार ही मेरे साथ नहीं है। वही माधव जो इसे समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर तभी विद्या बोलती है कि नहीं, आपको ट्रांसफ़र आया है ना पंजाब से, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि अभी परिवार तो रहा नहीं, पर एटलीस्ट जॉब तो है और आप ट्रांसफ़र ले लीजिए, मैं विनती करती हूँ। वहीं पर माधव जो बोलते हैं, ये हंसी की बात नहीं हो गई कि पहले तुम ही मुझे बोलती थी कि मैं अपनी जॉब को ज़्यादा अहमियत देता हूँ, और अभी तुम ही मुझे कह रही हो कि ट्रांसफ़र ऑर्डर्स जो है वो एक्सेप्ट कर लो। तभी विद्या कहती है कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि वो एक्सेप्ट कर लो, प्लीज़ मैं विनती करती हूँ, प्लीज़ आप पंजाब चले जाइए, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि मेरे वजह से परिवार तो बचा ही नहीं। वहीं पर माधव जी को वो बातें याद आती है और माधव जी बोलते हैं कि मैं फ़ोन रखता हूँ, मैं बाद में फ़ोन करूँगा। ये सोचकर वो फ़ोन रख देते हैं और अपने फैमिली फ़ोटो जो है उसको देखकर फैमिली को बहुत याद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सब खाना खाकर बैठे रहते हैं। वहीं मासा जो है वो बोलती है कि अभी तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि माधव को इधर आ जाना चाहिए रिटायरमेंट लेके, पर फिर ऐसा लगता है कि नहीं, वो सही नहीं है। वही विद्या को भी थोड़ा पछतावा होता है कि तभी अबीरा बोलती है कि रहने दो, कुछ नहीं होएगा, मैं सब मैनेज कर लूँगी। वहीं पर लाइट अचानक से चली जाती है और हम देखते हैं कि सब अंधेरे में रहते हैं कि तभी विद्या जो है वो टूटी हुई कैंडल्स को जलाकर लगा देती है। वहीं पर कांच को टूटा हुआ देखकर अवीरा क्वेश्चन कर लेती है कि ये तो फेंका था ना, पर तभी विद्या कहती है कि मुझे किसी ने तो लड़के ने कहा था कि ये टूटा है, ख़राब नहीं, तो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। वहीं पे दादी साहब बोलती है कि मुझे लगता है हमें इन्वर्टर ले लेना चाहिए। तभी अवीरा चिल्लाकर कहती है कि आपकी मांगे हमेशा खर्चे वाली क्यों रहती है। कि तभी दादी साहब समझाने की कोशिश करती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर तभी अबीरा कहती है कि आज आप कभी आप बोलती हो कि इन्वर्टर ले लो, कभी बोलती हो एसी ले लो, कभी बोलती हो कार ले लो, ऐसा नहीं पॉसिबल है, मैं बस इतने पैसे नहीं है। तभी दादी उसको इमोशनल ब्लैकमेल करके बोलती है कि क्या तुम मेरे लिए कार नहीं ले सकती। और ऐसे ही चलते हैं कि तभी बर्तनों की याद आती है, तो सब लोग बर्तनों के लिए लड़ने लग जाते हैं कि नहीं, आज तुम्हारी बारी है, आज तुम्हारी बारी है करके, क्योंकि मैंने तो पिछले बार भी धोए थे। यही तीनों रट लगाए रहते हैं कि वही अबीरा के दिमाग में एक आइडिया आता है और अबीरा बोलने वाली रहती है कि विद्या और दादी साहब के बीच में इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो है वो शुरू ही हो जाती है फिर से। तो अबीरा अब शांत करके कहती है कि रुको, मेरे पास एक आइडिया है जिससे ये पता चल जाएगा कि बर्तन आखिर कौन धोने वाला है, और इस तरकीब से जो हारा उसको ही बर्तन धोने पड़ेंगे, और वो रहता है एक कैरम का गेम। जी हाँ दोस्तों, अभी अबीरा ने एक तरकीब निकाली है जो है कैरम का गेम, जिससे वो लोग फुल एन्जॉयमेंट तो करेंगे, पर एन्जॉयमेंट के साथ साथ वो लोग ये भी डिसाइड कर पाएंगे कि आखिर बर्तन धोने की किसकी बारी है, क्योंकि ऐसे तो कोई हार मानने वाला है नहीं। सब बोलेंगे कि मैंने ही धोए हैं, मैंने धोए हैं। वही गेम शुरुआत हो जाती है और दादी सा जो है वो फुल टू बहुत ज़्यादा आगे रहती है, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा निशाने सही लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो जीतने के कगार पर रहती है। वही विद्या जो है वो एकदम लास्ट में रहती है, क्योंकि वो बेचारी निशाना लगा ही नहीं पाती है, जिसकी वजह से आखिर में फ़ैसला हो जाता है कि विद्या ही बर्तन धोने वाली है, क्योंकि विद्या के पास इतने स्कोर रहते ही नहीं। अब अबीरा बोलती है कि गोटियाँ देख के तो ये साफ डिसाइड हो चुका है कि कौन बर्तन धोने वाला है, तो जाइए मासा, आप ये बर्तन आपको बुला रहे हैं। वही हम देखने वाले हैं दोस्तों आगे की नए प्रोमो में। कल हम देखने वाले हैं कि जब ये लोग जा रहे रहते हैं कि तभी अबीरा को एक फ़ोन कॉल आता है पुलिस स्टेशन से कि पूकी के बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली है। वही जल्दी से जल्दी भागते हुए वो जब पहुंचती है पुलिस स्टेशन, तो वहाँ पे पूकी का एक लॉकेट दिखाया जाता है। वहीं पर अबीरा पूछती है कि आखिर ये लॉकेट आपको कहाँ से मिला, तो पुलिस वाले बोलते हैं कि वो उस मैन के जेब से मिला। तो आखिर ये आदमी कौन है, देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे, और नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।